चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएड ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले। और आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिएगा, जब कुछ पूछना रहा करें तब माइक ऑन कर लीजिएगा, वैसे अभी माइक ऑफ रखिए, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होगा। फिर जो मैं बताना चाहूंगा फिर उसमें डिस्टरबेंस होगा, आप तक क्लियर बात पहुंच नहीं पाएगी। देखिए, कुछ लोग पहली बार अटेम्प्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 से 3 साल अटेम्प्ट करने के बाद भी उनका नहीं निकला होगा। ये ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी रहती है और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। या तो हम एक हमारे पास ये भी है कि सिलेबस तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो सिलेबस लिखा होता है उसमें क्लियर कट नहीं लिखा होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं लिखा हुआ है, बस लिख दिया है कि जनरल फिजिक्स। ठीक है, जनरल साइंस लिख दिया गया, जनरल क्वेश्चन आते हैं। अब वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे ये नहीं बताया गया है। अब मैथ लिख देगा, मैथ का सिलेबस तो ब्रॉड है, अब मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्रॉब्लम आती है। और हम बहुत सारे बुक का रेफरेंस लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल का रेफरेंस लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। और ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। हमें स्मार्ट स्टडी करना है, जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला जो होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन एलिजिबल है जामिया बीएड के लिए। आप देखिए, कहीं और की हम वीडियो नहीं बना रहे, हम बात कर रहे हैं जामिया बीएड की। और मान के चलना है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती है। हाँ, कुछ कोर्स कॉम्बिनेशन का कुछ अलग हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं सबकी एलिजिबिलिटी एक ही होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले बात हम आज की वीडियो में करेंगे। फिर एक सब्जेक्ट का, कि किस सब्जेक्ट से हमें बीएड के लिए अप्लाई करना चाहिए। पहला हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा हो गया कि सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है मीडियम, क्योंकि जामिया में 3 मीडियम से बीएड कराते हैं। जामिया में बीएड 3 मीडियम्स होता है, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और इनका बेनिफिट क्या है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों की बात करेंगे हम। प्रोस एंड कॉन्स की दोनों की बात करेंगे कि क्या इसके बेनिफिट है और क्या इसके ड्रॉबैक है, दोनों की बात करेंगे इसमें। फिर है बेस्ट कोर्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखिए बीएड करने के लिए आप कहीं से भी करने के लिए आप कहीं से भी कर लोगे। उस बीएड को करने के बाद मेन एम हमारा होता है जॉब। मेन, क्योंकि बीएड जो कोई भी करना चाहता है, पहले उतना क्रेज नहीं था, लेकिन जिस इधर भी से जो इतना 4-5 सालों में जो क्रेज आया है बीएड को लेकर, बस ये है कि इसमें एक जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट मिल गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं भी तो प्राइवेट में पढ़ा के अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में होगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब तक हमें इन सब के बारे में पता होता है, पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलिजिबल हम है ही नहीं। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें सब्जेक्ट का नॉलेज है नहीं कि कौन किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबकी बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबकी बात करेंगे, और बीच में अगर आप लोगों को कुछ पूछना रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि जामिया बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले है कि देखिए, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और 50%, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। बैचलर में 50% होना चाहिए। और एक बात और आगे लिखा है, और 45 इन बैचलर प्लस 15 मास्टर। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सब्जेक्ट में मतलब ओवरऑल ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है 50 नहीं बना, 50 से कम बना, 58 बन 48 बन गया, 47 बन गया, 45 बन गया, तो उस केस में अगर आपने मास्टर कर रखा है और 50 प्लस 50 या 50 से ज्यादा मार्क्स है, परसेंटेज है, 50 या 50 से ज्यादा परसेंटेज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक यहाँ पे जो सबसे की पॉइंट है वो हिडन है, और वो आपको कोई नहीं बताता। तो आपको कोई नहीं बताता, ना प्रोस्पेक्टस में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब फेस करेंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, चाहे वो स्पेशल का हो, चाहे नर्सरी का हो, चाहे डीएलएड हो या फिर बीएड हो, किसी का भी हो, उन सब में प्रॉब्लम आती है। तो ये देख लीजिएगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप हिंदी से अप्लाई कर लेट सपोज आपने हिंदी से अप्लाई किया, तो हिंदी में कम से कम 50% होना चाहिए। देखो, एक तो हो गया ओवरऑल, ये जो लिखा है ना, ये ओवरऑल लिखा हुआ है, ओवरऑल परसेंटेज लिखा हुआ है। लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, जो आपका मेन पेडागोजी होगा। सेकेंडरी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो मेन पेडागोजी है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, तो भी उसी केस में आप एलिजिबल रहोगे। अगर उससे कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके भले 170 में आपके 160 मार्क्स क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये इस बात को इंश्योर करके जाइएगा
कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके 50% मार्क्स है कि नहीं है। ये देखिए जो पहला वाला पॉइंट है, ओवरऑल परसेंटेज है। ओवरऑल मतलब जितने भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है उन सब्जेक्ट का मार्क्स क्या 50% से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो मैं बता रहा हूँ वो इंडिविजुअल सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से। अब वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका पेडागोजी क्या है वो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड है मेन टीचिंग सब्जेक्ट स्टडी 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। ये जो है मिनिमम जो मेन टीचिंग सब्जेक्ट आप लेंगे ये उनके लिए है जो ऑनर्स नहीं है, जो पास कोर्स है, जो जनरल करते हैं। ठीक है, बहुत जगह पास चलता है, बहुत जगह जनरल चलता है, ये उनके लिए है। लेकिन अगर किसी ने ऑनर्स किया हुआ है तो ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से किया है वही उसका मेन पेडागोजी हो जाता है। जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है वही उसका मेन पेडागोजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पास कोर्स किया हुआ है या फिर किसी ने जनरल किया है, जैसे कुछ लोग बीए जनरल करते हैं, कुछ लोग बीएससी जनरल करते हैं, कुछ लोग बीए पास करते हैं, कुछ लोग बीएससी पास करते हैं, तो उस केस में उनको तीनों साल 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तीनों साल 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है, थर्ड ईयर में जाके 2 सब्जेक्ट हो जाता है। तो उस केस में आप तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को, तीनों में से किसी एक, जैसे मान लीजिए कि पीसीएम हमने लिया है, पीसीएम हमने लिया है, हमने क्या लिया है, पीसीएम लिया है, तो हम फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और मैथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए। और इन तीनों में से तीनों सब्जेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे, ओनली वन, किसी एक से। आप एलिजिबल तीनों में, तीनों में से किसी एक में अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वैसे आर्ट में जितने कॉम्बिनेशन है, आर्ट वाले अपना देख लें कि आर्ट में कितने कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन मेरे हिसाब से आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा जो आपने तीनों साल पढ़ा हो, जो आपने तीनों साल पढ़ा है, क्योंकि आगे आप जो बीएड कर रहे हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, उसी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो आपने तीनों साल पढ़ा हो। अगर जिसमें तीनों साल नहीं पढ़ा हो उसको मत सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ तो हालांकि हो जाएगा। और जैसे भी यूपी बीएड में आया है एलटी ग्रेड, एलटी ग्रेड का भी जो वैकेंसीज आई थी उसमें बस बोला था कि सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, 2 साल 3 साल ये मेंशन नहीं किया था। ग्रेजुएशन में बस आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम ही आपको वैकेंसीज में देखने को मिलेगा। जनरली क्या करते हैं, जो जो वैकेंसी आती है 3 साल मांगते हैं कि 3 साल आप उस सब्जेक्ट को पढ़े होने चाहिए। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और एक आपका नंबर 4 पॉइंट है कि बीकॉम ऑनर्स नॉट एलिजिबल। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि बीकॉम ऑनर्स, ये देखिए जो मैं पीपीटी बनाया हूँ ये आपके प्रोस्पेक्टस को देखकर बनाया हूँ। जो आपका प्रोस्पेक्टस है जामिया का, उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही बनाया हूँ, मैं अपने से कुछ भी नहीं लिख दिया हूँ। जो प्रोस्पेक्टस है जामिया का उसी प्रोस्पेक्टस के बेस पर मैं ये पीपीटी तैयार किया हूँ। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स एलिजिबल नहीं है, लेकिन बीकॉम पास वाले, बीकॉम जनरल वाले वो एलिजिबल है। किस केस में, अगर उनके पास इकोनॉमिक्स हो, अगर उनके पास इकोनॉमिक्स मतलब उन्होंने 3 साल पढ़ा है और इसके साथ साथ हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश जनरली इंग्लिश चलता है, इंग्लिश भी पढ़ा होना चाहिए 2 साल, तब वो एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज वो भी एलिजिबल नहीं है, जनरल वाले भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स पढ़े या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, टीचिंग सब्जेक्ट अगर पढ़े हुए हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे, उस केस में वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर रही बात मीडियम, हमें मीडियम कैसे सेलेक्ट करना है, किसके बेस पर मीडियम सेलेक्ट करना है। तो देखो मीडियम सेलेक्ट करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपका क्लास 10th है। क्या आप अगर हिंदी, कुछ लोग उर्दू मीडियम से अप्लाई करते हैं क्योंकि उर्दू मीडियम में कट ऑफ कम जाती है, उर्दू मीडियम में कट ऑफ कम जाती है इसलिए लोग उर्दू मीडियम से ज्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, जनरली आपका अगर इंग्लिश मान लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम से कोई भी सब्जेक्ट ले ले, इंग्लिश मीडियम से अगर 100 कट ऑफ गई है तो उर्दू मीडियम से वही कट ऑफ आती है 60। ठीक है, 50 भी चली जाती है कभी कभी, 50 से 60 के बीच में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर किसी सब्जेक्ट का इंग्लिश में 100 गया है तो उर्दू में 50 से 60 पर ही सिलेक्शन हो जाता है। और दोनों की डिग्री की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम में कर लिया है तो उसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसे अच्छी कॉलेज वगैरह मिलेगा, कुछ नहीं। क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपका फाइनल डिग्री मिलेगा, जो आपका फाइनल मार्कशीट मिलेगा, उस पर कहीं भी मीडियम नहीं लिखा होगा कि आपने हिंदी मीडियम से किया है, कि आपने उर्दू मीडियम से किया है, कि आपने इंग्लिश मीडियम से किया है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अगर मैं उर्दू मीडियम से ले लूं तो क्या आगे की पढ़ाई उर्दू में होगी। तो देखिए ये जो 2022 वाला बैच था, 2022 वाले बैच में
इनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। इनके साथ प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि एमकॉम उर्दू मतलब एमकॉम के कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या एक स्टूडेंट ने आरटीआई डाल दिया था। आरटीआई डाल दिया था कि भाई जो उर्दू मीडियम से बच्चे आए हुए हैं वो उर्दू में क्यों नहीं लिखते हैं, वो क्यों यूज करते हैं। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जामिया में, इसकी वजह से प्रोफेसर थोड़ा सा नाखुश हो गए थे। तो उन्होंने हार्डली जो जिस मीडियम से था उसी मीडियम में असाइनमेंट वगैरह लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे रात गई, कहते हैं ना रात गई बात गई, तो धीरे 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 सब भूलते गए। और पहले भी जैसे आप मीडियम कोई सा भी हो, अब बाइलिंगुअल स्टडी होता है वहाँ पर जामिया में, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में स्टडी होता है। अब बाइलिंगुअल स्टडी कर सकते हैं और उसके साथ साथ एग्जाम में किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, उसका कोई वेरिएशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि आपको इसी मीडियम में लिखना है, आपको इसी मीडियम में लिखना है, इसी मीडियम में पढ़ना है, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है। तो जो भी मीडियम को लेके कंफ्यूजन हो, आप लोग अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी मीडियम लो, लेकिन इतना ध्यान देना चाहिए कि आपने टेंथ में, एटलीस्ट टेंथ में पढ़ा होना चाहिए। बाकी इलेवेंथ आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, फिर और अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट टेंथ तक ये सब्जेक्ट होना चाहिए, टेंथ तक आपने उर्दू पढ़ा होना चाहिए, 10 तक आपने हिंदी पढ़ा होना चाहिए, तब जाके हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश तो सभी लोग, आजकल ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 10th में इंग्लिश होना चाहिए तभी आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। 10th में हिंदी होना चाहिए तो ही आप हिंदी मीडियम से अप्लाई कर सकते हैं। 10th में उर्दू होना चाहिए। उर्दू में देखिए दो कंडीशन है। उर्दू में है कि या तो आपके आगे उर्दू ए लिखा हो या तो उर्दू बी लिखा हो, एलिमेंट्री उर्दू नहीं लिखा होना चाहिए। अगर एलिमेंट्री उर्दू लिखा हुआ है तो वो लोग इलिजिबल नहीं है उर्दू मीडियम से। अगर एलिमेंट्री उर्दू लिखा हुआ है तो वो लोग इलिजिबल नहीं है। अगर जिसके भी मार्कशीट पर, देख लेना, जिसके भी मार्कशीट पर एलिमेंट्री उर्दू लिखा है तो उर्दू से अप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि फिर उस केस में वो एलिजिबल नहीं रहेगा, इंटरव्यू में बाहर कर देंगे। अब आइए लास्ट पॉइंट चलते हैं। इसके लास्ट पॉइंट क्या है? मस्ट हैव स्टडी एटलीस्ट 2 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। अब स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसे जामिया ने 16 सब्जेक्ट को स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज, जो कि इनके प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं कुछ का नाम गिना देता हूं। मैं टोटल तो याद नहीं, हालांकि मुझे लिख देना चाहिए था ताकि और क्लियर हो जाए। जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपका बायो साइंस आ जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो है ना, जो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, जो क्लास 12th में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसे टीचिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देख लीजिएगा क्लास 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। और कह रहा है मस्ट हैव एटलीस्ट 2, मतलब ग्रेजुएशन में आप 2 सब्जेक्ट से आपका होना, मतलब ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब कुछ लोग का सवाल ये भी आ सकता है कि सर मैंने ऑनर्स किया है और ऑनर्स में ओनली 1 ही सब्जेक्ट चलता है, हर साल हम पढ़ते हैं और हर साल, हर एक एक साल के बाद चेंज होता रहता है। तो ऑनर्स वालों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि अगर आपका जैसे लेटर सपोज मैथ्स ऑनर्स है, आपने फर्स्ट ईयर में मैथ्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ा, सेकेंड ईयर में आपने फिजिक्स पढ़ लिया, थर्ड ईयर में आप कोई और सब्जेक्ट, लेटर सपोज कंप्यूटर पढ़ लिया, तो उस केस में सर हमने तो एक ही साल पढ़ा हुआ है, जबकि जामिया में बोला है कि 2 साल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो 2 साल वाला क्राइटेरिया है ना, वो मेन टीचिंग सब्जेक्ट के लिए, ये सेकेंडरी के लिए नहीं है। ये सिर्फ ऑनर्स के लिए है। ये जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ये ऑनर्स वालों के लिए दिया जा रहा है कि अगर ऑनर्स वाले 3 साल में 3 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो वो किसी भी सब्जेक्ट को सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, बशर्ते वो सब्जेक्ट इनके 12th में भी होना चाहिए। अगर 12th में भी है तो सेकेंड टीचिंग सब्जेक्ट उसको ले सकते हैं। अब यहां तक बताइए किसी कोई डाउट है किसी पॉइंट में, फिर हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको 6 पॉइंट डिस्कस किए, 6 पॉइंट में किसी कोई डाउट है? जितने लोग लाइव है हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हो, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो सर बोलने के पैसे नहीं लग रहे हैं। लगता है पैसे लगता तो पता नहीं क्या करते आप लोग, तो फिर लगता है लाइव भी नहीं आते कि चलो हटाओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कोर्स कॉम्बिनेशन। कोर्स कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे लेट सपोज, देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आप इसके अलावा भी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो बेस्ट कोर्स कॉम्बिनेशन है मैंने उसको सेलेक्ट किया है। जो गवर्नमेंट जॉब को देखते हुए मैंने मेन जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। जैसे मेन, क्योंकि देखो मैं मैथ्स बैकग्राउंड को हूँ, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एमएससी बीएससी सब मैथ्स से किया है, इसलिए मैंने मैथ्स को ऊपर रखा है और बाकी इसका कोई रीजन नहीं है।
बस यही रीजन है कि मैं इसमें पढ़ा हूँ, मैं इसके यूज टू हूँ, इसलिए समझाने में आसानी होती है, इसलिए मैंने मैथ्स को ऊपर रखा है। तो लेट अस सपोज आपका फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट मैथ हो गया, मान लेते कि आपका फर्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट मैथ है, तो सेकंड क्या क्या ले सकते हो? सेकंड में आप साइंस ले लेना, सेकंड में आप इंग्लिश ले लेना। ठीक है, ये देखो मैंने लिया हुआ कि इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। आप हिंदी भी ले सकते हो, ठीक है, आप सोशल साइंस भी ले सकते हो, आपके ऊपर ले सकते हो, लेकिन वो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जनरली ये सब नहीं होता है, हिंदी होता है, मैथ के साथ हिंदी आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन सोशल साइंस नहीं पढ़ते हैं। अब क्योंकि एनईपी आ गया है, एनईपी में आपका सीबीसी आ गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है, तो आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सेकेंडरी सब्जेक्ट ले सकते हो, तो आप उसमें ले सकते हो, अलग बात है। लेकिन जनरली ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे सामने है कि मैथ के साथ या तो साइंस लो या तो इंग्लिश लो, अच्छे अगर आगे बढ़ना चाहते हो। और देखो मैथ्स के साथ और हिंदी भी ले सकते हो आप, मैथ्स के साथ उर्दू भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ्स के साथ उर्दू लेके नहीं पढ़ सकते, मैथ्स के साथ हिंदी और उर्दू दोनों लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश से जो सबसे कॉमन चलता है ना, वो आपका सोशल साइंस चलता है। और इंग्लिश के साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन संस्कृत है, लेकिन जामिया में वो संस्कृत नहीं है, जामिया में संस्कृत पेडागोजी नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर वो होता तो इंग्लिश का संस्कृत सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर संस्कृत पोस्ट के लिए कोई आ रहा है वैकेंसी, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा कोर्स, तो हम उसको उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश है तो सोशल साइंस ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। सेम साइंस के साथ, जैसे मैथ के साथ आप हिंदी और इंग्लिश ले सकते हो, वैसे साइंस साथ मैथ और इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, बाकी इंग्लिश के साथ भी आप मैथ ले सकते हो, लेकिन जनरली इंग्लिश वाले मैथ पढ़ते नहीं है, जनरली इंग्लिश वाले मैथ नहीं पढ़ते हैं। और हिंदी के साथ आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, सोशल साइंस, और लास्ट में मीडियम लिखा हुआ है, मीडियम आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, सभी मीडियम के लिए कोर्स अवेलेबल है जामिया में, सभी मीडियम के लिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। बाकी यहाँ एक चीज यहाँ पर गलत लिखा, अगर फर्स्ट पेडागोजी आपका इंग्लिश है तो उर्दू नहीं होगा, नहीं होगा, उर्दू और हिंदी नहीं होगा। अगर फर्स्ट पेडागोजी आपका इंग्लिश है तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। हाँ पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरा ऑनर्स है इकोनॉमिक्स जी, और सब्सिडरी पॉलिटिकल एंड इंग्लिश, और मुझे मीडियम चूज करना था उर्दू, मतलब उर्दू में ही मुझे एग्जाम देना है, तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा फिर? देखिए आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ आप सोशल साइंस ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस लैंग्वेज ले लीजिए, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के साथ लैंग्वेज ले लीजिए, ज्यादा बेहतर पड़ेगा, लेकिन आप सोशल साइंस को भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और रही जी बात उर्दू मीडियम लेना, तो उर्दू मीडियम के लिए मैंने बता दिया कि आप देख लीजिए, टेंथ में आपके पास उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो उर्दू बेसिक होना चाहिए या तो उर्दू एडवांस होना चाहिए, एलिमेंट्री उर्दू नहीं होना जी जी, चाहिए, मेरे अगर, पास है सर। ठीक है ना। जी जी तो एलिमेंट्री उर्दू होगा तो एलिमेंट्री उर्दू वाले एलिजिबल नहीं है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। और थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर आपके अगर आपके रिटेन में अच्छे मार्क्स हैं तो मैटर नहीं करता जी इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और बहुत ज्यादा कम से कम भी देंगे तो 10 मार्क्स तो देंगे ही। आपने एक भी क्वेश्चन का जी जवाब नहीं दिया तो 10 मार्क्स तो देंगे खाली अपीयर होने का। ठीक है, बाकी आप 20 मार्क्स काट लेंगे, काट लेने दीजिए। अगर आपके रिटेन में अच्छे मार्क्स है तो इंटरव्यू उतना मैटर नहीं करता, इंटरव्यू कब मैटर करता है जब 5 कैंडिडेट है, 5-6 कैंडिडेट को बुलाया गया और सबके मार्क्स इक्वल इक्वल मतलब आस पास है, तो वहाँ इंटरव्यू जी मैटर करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना लिखना आना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। चलिए, यहाँ ये तो हो मैं गया पोस्ट। हाँ बोलिए। जी, तो मैं सर वही पूछ रही थी, जैसे अगर मेरा इंग्लिश दे दिया उन्होंने, क्योंकि सेकंड हाँ पेडागोजी तो शायद कॉलेज से ही चूज करते हैं ना, हाँ तो हाँ। अगर मेरा इंग्लिश दे दिया सेकंड पेडागोजी, तो और मेरा लैंग्वेज उर्दू रहेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें? नहीं नहीं, देखिए सेकंड पेडागोजी उसी हिसाब से देंगे। क्या आपने इंग्लिश को ग्रेजुएशन में पढ़ा है 2 साल? जी सर, मैंने पढ़ा है, और हाँ पॉलिटिकल तो भी दे मैंने पढ़ा है 2 साल। दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओके आपका सर। मेन हाँ सर। पेडागोजी देखिए, ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना, जैसे इंग्लिश वाले हिंदी और उर्दू सप्लाई नहीं कर सकते, हिंदी वाले इंग्लिश और उर्दू सप्लाई नहीं कर सकते, सेम उर्दू वाले इंग्लिश और हिंदी सप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ जो बैरियर है ये लैंग्वेज का बैरियर है। बाकी मैथ वाले तीनों मीडियम सप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले मतलब इन तीनों को छोड़कर मतलब इंग्लिश हिंदी और उर्दू को छोड़कर बाकी जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट आपके बच रहे 13 के 13 टीचिंग सब्जेक्ट में आप किसी भी मीडियम सप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मीडियम सप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपने ओके इंग्लिश में, सर। आपका मेन पेडागोजी इंग्लिश है तो इंग्लिश अप्लाई करोगे, अगर आपका मेन पेडागोजी हिंदी है तो हिंदी से अप्लाई करोगे, अगर मेन पेडागोजी उर्दू है तो उर्दू से अप्लाई करेंगे आप। बाकी इनके अलावा तीनों के तीनों पेडागोजी में से किसी बाकी इनके अलावा जो 13 पेडागोजी बच रही है उसमें आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, समझ में आ गया अब। और देखिए, और इसमें कह रहा है कि सब सेकेंडरी सब्जेक्ट अलॉटेड बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो सेकेंडरी वही देंगे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि अपने से कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो वो जी। देखेंगे आपका, अच्छा। इसलिए आपके मार्कशीट को बुलाया, आपके मार्कशीट के साथ बुलाया जाता है। और जनरली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के मार्कशीट को लेकर बुलाया जाता है इंटरव्यू के वक्त। बाकी आपका जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के वक्त फाइनल मार्कशीट मांगते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए, अब हम अगली तरफ चलते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। अभी इसके बाद मैं आप लोग को वो भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से, क्योंकि हालांकि इस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ लेकिन फिर भी एक बार और दिखा दूंगा कि किस सब्जेक्ट से इस बार 2025 में पेपर आया था, 2025 में किस किस टॉपिक से आया था। क्योंकि सिलेबस की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एग्जैक्ट टॉपिक की, कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो, होने दीजिए, लेकिन जब आए हैं तो कुछ सीख के जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो सिलेक्शन हो वो हमारे ही मीडियम से हो, मतलब हमारे ही माध्यम से हो, या तो हमारे यूट्यूब चैनल से हो या तो मेरे पेड जो बैचेज चलती है उससे हो। हालांकि अब तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी आपके यूट्यूब पे चैनल है वगैरह, कोचिंग वगैरह है, उन सबसे ज्यादा सिलेक्शन फिर भी अभी भी हम ही देते हैं। देखिए, इसमें पहले 30 क्वेश्चन आता था, अब 25 कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है कि 20 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज वाइज दे दिया, मीडियम वाइज, जिस मीडियम से अप्लाई कर रहे हैं उस मीडियम से 20 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसलिए पहले यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 था, तो अब इसमें से 5-5 नंबर ने यहाँ पर 20 कर दिया है, गलत लिखा है, 20 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 5-5 यहाँ से गया, फिर 10 यहाँ से गया, 20 नंबर यहाँ पर मिला के लिख दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए, जो आपका 25 क्वेश्चन होगा वो आपका रीजनिंग से होगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से होगा, 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होगा। बाकी इसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना है। बाकी 20 क्वेश्चन नेचुरल साइंस से होगा, जो कि क्लास 6 to 8 ज्यादा पूछा जाता है, क्लास 6 to 8 का नेचुरल साइंस ज्यादा पूछा जाता है। नेचुरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ से आ जाएगा। सोशल साइंस में आपका वही 6 to 8 अगर आप पढ़ लिया तो इनफ है, 6 to 8 इनफ है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाने की जरूरत है। फिर आपका नेक्स्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी 6 to 8 पढ़ लेंगे तो उसी से काम बन जाता है। आ रही बात लैंग्वेज, लैंग्वेज देखिए रिपीटेड आता है, ये जो लैंग्वेज का सेक्शन 20 मार्क्स का है, अगर आपने 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर कर रखा है तो आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चन सिमिलर दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखाई देंगे। इवन 2024 वाला पेपर तो एज इट इज वही आ गया था जो सॉल्व मैंने कराया था, इवन जो मैंने अपने सैंपल पेपर में दिया था, सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन एज इट इज उसी मोड के आ गए थे। इसीलिए बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे, क्या सर आपने बनाया थे क्या? हमको, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर बनाऊं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारे क्वेश्चन मेरी सैंपल पेपर से फंस गए थे 2024 में। और बाकी 20 मार्क्स आपके जिस मीडियम से आपने अप्लाई किया है, अगर हिंदी मीडियम से अप्लाई किया है तो हिंदी के सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश से अप्लाई किया तो इंग्लिश वाले आपको सेलेक्ट करने हैं, उर्दू से किया है तो उर्दू के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये तो रही सिलेबस ओवरऑल। अब आइए अब देखिए, आप कैसे मीडियम को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, क्योंकि अब मीडियम सेलेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। पहले क्या था, उर्दू मीडियम से कोई भी अप्लाई कर देता था, उर्दू मीडियम से कोई भी अप्लाई कर देता था और आसानी से हो भी जाता था। अब क्या है, क्योंकि उर्दू मीडियम जनरली मदरसे बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं जनरली वो होते हैं उर्दू मीडियम से अप्लाई करने वाले, और उनका बाकी और सब्जेक्ट वीक होता था लेकिन उर्दू स्ट्रांग होता है। तो अब क्या हो गया कि 20 क्वेश्चन में तो ये 20 के 20 ला देंगे, जो मदरसे बैकग्राउंड से बच्चे पास आउट होके आते हैं या फिर उर्दू की अच्छी रखते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हो, तो 20 में से 20 ला देंगे, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप पहले साल का और इस साल का जब कंपेयर करेंगे मेरिट लिस्ट में, कट ऑफ में, तो देखेंगे थोड़ा सा उर्दू का जो पायदान है वो उछला है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक क्या था, सब कुछ हिडन था, पता नहीं था कि उर्दू जो कॉम्पिटेंसी है उसमें क्या क्या पूछ लेंगे सॉरी, कि उर्दू में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या आएगा, किसी को कुछ नहीं पता था, सब तुक्का मार रहे थे कि ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा। लेकिन अब क्या है, क्योंकि एक साल का पेपर हो गया है तो सबको आइडिया लग गया है कि क्या क्या आपके मीडियम से क्या क्या पूछा जाता है। तो इसलिए उर्दू का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा और हाई जाएगा।
मतलब सिमिलर, काफी क्लोज टू हिंदी रहने वाला, काफी क्लोज टू हिंदी रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले देखिए सिलेक्शन वाइज आपको देखो सभी के लिए टाइम निकालना है, और सभी को डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो हमारा वीक है खाली उसी को पढ़ना है, जो स्ट्रांग उसको छोड़ देना है। आपको एक टाइम निकालना है। ये आपका चार आपका जो सेक्शन है, जिसमें आपका रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर और सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज में आपका 2 सेक्शन, हालांकि इसमें होना चाहिए 3 सेक्शन होना चाहिए, मैंने एक ही में लिख दिया है। इसमें आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या करना है कि इसमें आपका एसएसटी हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया, तीनों हो गया। तो आपको करना क्या है कि लेट सपोज आप डेली का 3 घंटे देना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए। एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। तो देखिए जनरली क्या होता है, आपको अगर मान लेते लेट सपोज 3 घंटे आपने टाइम दिया है, 3 घंटे आपको पता है कि डेली मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटे को कैसे डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें। तो पहले देख लो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है। जनरली जो लोगों का वीक होता है रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग, मैथ और साइंस, ये थोड़ा वीक होता है। ठीक है, अब बाकी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड रटने वाली चीज है, तो इसमें करंट अफेयर रटने वाली चीज है, तो इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं हम। ठीक है, ये ज्यादा वीक थोड़ा सा होता है। और अगर वही एसएसटी की बात करें तो एसएसटी भी रटने वाला है, क्योंकि उसमें डेट वगैरह ही रटना होता है, ज्यादा जनरली डेट वगैरह ही रटना होता है, उससे से काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 3 घंटे में आप 45 मिनट का स्लॉट बांट लीजिए। 45 बाकी जो बचेगा 15-20 मिनट जो भी बचेगा, 15 15 मिनट से ज्यादा इसमें करंट अफेयर में मत लगाइएगा। 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं लगाना है, बल्कि 10 ही मिनट लगाइए, लेकिन डेली का 10 मिनट लगाइए। और 10 मिनट में क्या करना है आपको, जो भी मैराथन वगैरह होता है, मैराथन देख लिया कीजिए, 2x पर लगा के मैराथन देख लिया कीजिए, उसको रटने की जरूरत नहीं, बस देख लिया कीजिए। डेली डेली एक मैराथन उठाइए, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे, उसका डेली एक मैराथन खाली देखिए। अब ये नहीं कि इसका भी देख ले, उसका भी देख ले, उसका भी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओनली 10 to 15 मिनट, 10 to 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि जो करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं है, और मैं भी टॉपिक जो बताऊंगा उसी टॉपिक से करंट अफेयर देखना है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी पढ़ने कुछ भी देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो टॉपिक पिछले साल पूछा गया है या फिर पिछले के पिछले साल पूछा जा रहा है, उसी से पढ़िएगा। अभी इसके बाद मैं वाला स्लाइड लाऊंगा, लगाऊंगा, पीडीएफ लगा दूंगा, उसमें बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको जनरली पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद 45 मिनट का आप स्लॉट बांट लीजिए। 45 मिनट का जब आप स्लॉट बांटेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुझे कितनी अभी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, हालांकि तीन ही स्लॉट में आई थिंक 45 तीन ही स्लॉट में 40 कर लीजिए, क्योंकि तीन ही स्लॉट में 3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 40 मिनट का 3 स्लॉट हो गया, बाकी बच गया आपका 4 4 8 4 12 21, फिर लेकिन 1 मिनट, और 180 हो गया ना, 60 60 120, हाँ ठीक है। तो 45 बांटा जा सकता है, लेकिन अच्छा 4 स्लॉट बांटना है ना, 1 मिनट सॉरी, 4 स्लॉट बांटना है ना, मैं तो 3 ही स्लॉट बांट रहा हूँ, क्योंकि मैं हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो 160 मिनट यहाँ, मतलब 160 मिनट यहाँ से हो जाएगा, मतलब 20 मिनट, 160 मिनट यहाँ से आ जाएगा। अब 20 मिनट बच रहे हैं, 20 मिनट आप लगा दीजिए करंट अफेयर पर। बाकी 40 मिनट आप टीचिंग रीजनिंग को दीजिए, 40 मिनट आप टीचिंग एप्टीट्यूड के दीजिए, 40 मिनट आप साइंस को दीजिए, 40 मिनट आप मैथ को दीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल इसी वे में आगे बढ़िए, और कंटिन्यू 3 घंटे नहीं बैठना है। कंटिन्यू 3 घंटे बैठेंगे, जो एजुकेशनल फिलोसफर ये सब वगैरह बताते हैं कि 45 मिनट से ज्यादा आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। और कितनों भी दिखाने के लिए भले आप पढ़ सकते हैं, घर वालों को दिखाने के लिए, बाकी अपने फ्रेंड वगैरह को दिखाने के लिए, लेकिन आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा, कहीं भी स्टोर नहीं होगा। तो हमें एक छोटा सा इंटरवल जरूर लेना है, भले ही 1 मिनट का ही हो, सर लेकिन हाँ। हाँ, सर इसे कोमोडोर टेक्निक बोलते हैं। जैसे मैंने क्या प्रिपरेशन हुआ? किया था तो कोमोडोर टेक्निक, सर इसको कोमोडोर टेक्निक बोलते हैं। 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट का रेस्ट। हाँ, मतलब वही बोले 1-2 मिनट भी रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि 15, क्योंकि 15-10 मिनट ज्यादा, अगर 10-15 मिनट से ज्यादा भी गैप देना स्टार्ट करेंगे, फिर मन कहेगा चलो भाई इधर चलो, बहुत पढ़ लिए। तो ज्यादा गैप भी नहीं देना है, हाँ 2-4 मिनट का गैप दीजिए, उतना इनफ है। उतना के बाद फिर रिफ्रेश हो जाता है माइंड। ठीक होता है। आप चाहेंगे कि कंटिन्यू हम पढ़ते रहे,
तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग देखते हैं कि बैठे रहते तो बैठे रहते, पढ़ते रहते, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, और दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सिलेक्शन बस इसीलिए नहीं हो पाता है, हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो वे होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एक्चुअली हम पढ़ते नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो 40-40 मिनट का अपना स्लॉट बना लेना है। बाकी अगर 20 मिनट अभी इसको नहीं देना है, 20 मिनट एसएसटी को देना है, तो अभी 20 मिनट एसएसटी को दे दो। अभी इसको भी करंट अफेयर को छोड़ ही दो। अभी करंट अफेयर को अभी छोड़ ही दो। करंट अफेयर को कब पढ़ना है? करंट अफेयर जब मार्च आ जाएगा ना, मार्च से पढ़ना स्टार्ट करना, मार्च से। क्योंकि फिर आपको 6 महीने का मैराथन मिलेगा, फिर आपको 3 महीने का मैराथन मिलेगा, फिर पूरे साल भर का मैराथन मिल जाएगा। तो वहां पर आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। तो अभी इसको करंट अफेयर को छोड़ ही सकते हो, या फिर 5-10 मिनट देना तो दे भी सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है आपको, और एटलीस्ट 5 साल के तो करके ही जाने हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, पिछले के पिछले साल 56 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जामिया में मेरे ही थ्रू। तो जाके उनसे आप पूछेंगे तो उनका बस एक ही स्ट्रेटेजी था कि भाई मैंने पीवाईक्यू किया था, मेरे पास टाइम बहुत क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बोलेंगे कि मेरे पास बस 2 महीने बचे थे, मेरे पास बस 1 महीने बचे थे, फिर 1 महीने में कैसे सिलेक्शन हो गया, कैसे तैयारी किया, तो कहेंगे बस पीवाईक्यू से ही हो गया। ठीक है, तो कभी कभी आपका लक काम कर जाएगा तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू करके जाना है। पीवाईक्यू करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पहले तो हमें अपनी वीकनेस मालूम चल जाती है कि हमें कहाँ पर हम वीक है, कहाँ पर हमें और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है। और 170 में से 170 क्वेश्चन कभी नहीं करना है। 170 में से 170 कितनों 30 मार खा बैठ जाए, 170 में से 170 सॉल्व नहीं कर सकता, करेक्ट नहीं कर सकता। अटेम्प्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है, क्या आया है? सर मैं अनम्यूट करके कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट पता नहीं क्यों आप सुन नहीं पा रहे। आ ही नहीं रहा आपका। देखो, मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है, किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। किसी को सुनाई दे रहा है तो बता दीजिए। एक बार ऐसा कीजिए, नो सर। आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। आप एक बार लेफ्ट कर दीजिए, अभी होता है ग्लिच हो जाता है, ये टेक्निकल ये सब सामान है, ग्लिच हो जाता है। एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हुई, फिर उसके बाद पूछिए जो आपको पूछना है। हाँ, तो हम अपने थे कि पैटर्न, हाँ पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू हमें जरूर करना है। दूसरा है कि टाइम बॉन्ड प्रैक्टिस, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस के लिए सर मुझे डिस्टेंस मोड के बारे में पूछना था। डिस्टेंस मोड का अभी देखिए जनवरी में पेपर आया, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, और जो इसका एग्जाम है फेब में होगा। अगर ऑन टाइम आ गया तो, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, फेब में आपका। हाँ, अब आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, पूछिए। वो जी सर, मैं डिस्टेंस मोड के बारे में पूछ रही थी। जो अभी डिस्टेंस मोड हुआ था वो मैंने दिया था आपकी वीडियोस के थ्रू ही, तो मेरा क्लियर हो गया। बट जो मेरी एलएससी थी वो काफी ज्यादा दूर मिली थी, जिस वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप ये कोर्स बता रहे हैं, क्या ये डिस्टेंस मोड के लिए भी है या रेगुलर के सभी लिए का ही है? सिलेबस एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस एक ही है। और आपने गलती की, आपको ले लेना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ जो लर्निंग सपोर्ट सेंटर दूर देने से आपने छोड़ दिया। बस लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर आपको जो वो क्या नाम वर्कशॉप होता है वो करने जाना होता है, जो कि 4 से 5 दिन का होता है। जनरली वो भी कंटिन्यू होता है, सर 3 दिन का होता है, सॉरी 3 या 4 दिन का कुछ ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद आपको जो एग्जाम है, तो एग्जाम देने जाना होता है। बस 2 काम के लिए आपको वहां जाना होता है, अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर में। बाकी और कोई वहां पर काम नहीं लर्निंग सपोर्ट सेंटर का। लर्निंग सपोर्ट सेंटर बस इसलिए बना दिया गया है ताकि जो भीड़ है एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। तो और वहाँ के बच्चों के लिए सहूलत हो जाए कि वो जिसको जामिया नहीं जाना है, उतना दिल्ली नहीं जाना है, तो अपने पास के लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर जा सके। इन केस ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप एग्जाम के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिख के आप दिल्ली में भी या फिर जो आपके पास का लर्निंग सपोर्ट सेंटर है वहां पे भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है, फिर वहां भी आप दे सकते जी। हो, इसका कोई इशू नहीं है। खैर, ये जो सिलेबस वगैरह है सभी का सिलेबस सेम है, चाहे आपका स्पेशल हो, चाहे आपका बीएड जनरल हो, नर्सरी वगैरह, सबका सिलेबस सेम है। तो आप सबके लिए भी, आप सभी के लिए प्रिपरेशन, इवन एमएड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसी कोर्स से। जो फिलहाल मैं ओके सर। तैयारी करवा रहा हूँ, जो मैं बुक बना रहा हूँ, उस बुक से किसी की तैयारी कर सकते हो आप।
चलिए, ओके सर। तो दूसरा है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आपको एक टाइम, जैसे मैंने 40 मिनट का स्लॉट पहले ही बता रखा है, ये हालांकि अभी को आया, मैं पहले बता रखा है, तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। फिर है वीक एरिया। तो देखिए, ये वीक एरिया कैसे मालूम चलेगा? वीक एरिया ऐसे नहीं मालूम चलेगा कि हमने मतलब बैठे, हम क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें नहीं आया, तुम्हारा ये एरिया वीक हो गया। वीक एरिया तब पता चलेगा जब आप 5-6 साल का पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है जो कि हमें एकदम नहीं आ रहा है। तो अभी क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उसमें ज्यादा टाइम आप दे सकते हो। जैसे आपने 40-40 का 2 स्लॉट उसे दे दिया, जो आपका वीक एरिया है। और जो आपका 2-3 टॉपिक ऐसा होगा जो आपका बहुत स्ट्रांग हुआ, तो उसे 20-20 मिनट दीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। 20-20 मिनट दीजिए, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो वीक होता जाएगा, और जो आपका वीक जोन है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। तो हमें किसी को नहीं छोड़ना है, भले 10 मिनट दीजिए, लेकिन ये जो स्टडी हो कॉन्टिन्यूअस रखना है, स्टडी को एकदम कॉन्टिन्यूअस रखना है, छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आंसर की, फिर वही है कि सॉल्व कीजिए, आप देखते रहिए कि आंसर की में कितना मार्क्स बन रहा है, मतलब पहले पेपर में कितना बना, दूसरे पेपर में कितना बना। भले ही 0.5% का ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ होना चाहिए। पहले पेपर से दूसरे पेपर में भले ही 0.5 से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन होना चाहिए। ये होना, अगर ये हो रहा है, इसका मतलब आप सीख रहे हो। लेकिन मान लेते कि पहले में आपके 100 मार्क्स आए, दूसरे में 90 आ गए, तीसरे में सॉरी, चलिए मान लेते कि हमने 100 मार्क्स का पेपर लिया, मान लेते कि 100 मार्क्स का पेपर लिया, और पहले में आपके 99 आ गए, ठीक है, दूसरे में 90 आ रहे हैं, तीसरे में आपके 80 आ गए, ठीक है। तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका ग्राफ गिर रहा है, ये आपका ग्राफ गिर रहा है। वही मान लेते कि हमारे पास क्या है कि पहले में आपके 40 आ गए, दूसरे में 45 आ रहे हैं, तीसरे में 50 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका स्टडी जो है, स्टडी का ट्रैक वो सही जा रहा है, स्टडी का ट्रैक सही जा रहा है। अगर आप और मेहनत करोगे तो धीरे धीरे सिलेक्शन अचीव कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अब मॉक टेस्ट नहीं मिला है तो पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, हालांकि आंसर आपको पता है, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू करते रहो, जितना भी पीवाईक्यू, क्योंकि करोगे पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन फंसता है, बहुत सारे। दूसरा है शॉर्टकट ट्रिक। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपके मैथ में काम आएगा, मैथ में काम आएगा, रीजनिंग में काम आएगा, और बाकी जो है कि 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, जो आपके मैथ में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। ठीक है, और फिर ये सब चीजों को याद करने से, ये सब चीजों को याद करने से जो हमारा माइंड है एक्टिव हो जाता है और फास्ट प्रोसेसिंग करता है। जैसे कि हम योगा वगैरह करते हैं अपने बॉडी को फिट करने के लिए, हमारी बॉडी फिट रहती है, वैसे ही अब मैथ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने से जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो सुधरा रहता है, वो सर सही रहता क्यूब है। भी याद होनी चाहिए क्या? क्या हुआ? क्यूब भी याद होनी चाहिए क्या स्क्वायर के साथ? हाँ, क्यूब बस ज्यादा नहीं याद करना है, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि जो पैटर्न ऐसी पैटर्न में बनाता है रीजनिंग। अगर आप क्यूब याद है, स्क्वायर याद है, तो देख के बता रहे इसका आंसर ही होगा, तो देखते ही आप कर दोगे। क्योंकि जो नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज में कुछ क्वेश्चन इसको देखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन देखे गए, हर साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 4 साल 3 साल में 2 बार तो आया है। 2021 वाले पेपर उठा के देखिए, 2021 में स्क्वायर से दिया हुआ है, 2023 का उठा के देखिए तो 2023 में क्यूब से दिया हुआ है। तो ऐसे आते रहते हैं, तो अगर ये याद है तो देख के ही आपका टाइम बच जाएगा ना, फिर उस टाइम को आप किसी और क्वेश्चन में लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चलते हैं टाइम मैनेजमेंट। हालांकि टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले ही बता रखा है। तो लास्ट में है कि आपको रिवाइज करना है, 10 मिनट का रिवीजन करना है, कि जो आपने पढ़ा है, आपने कितना पढ़ लिया, कितना बाकी है, इसका रिवीजन जरूर आपको खुद से करना है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड में तो अच्छा, हालांकि कुछ खास है नहीं, तो इसमें मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अपना एडवर्टीजमेंट कर देता हूँ, जो फिलहाल मैं कोर्स डिजाइन किया हूँ। तो एक एक पेज भी दिखा देता हूँ, ताकि, अच्छा 1 मिनट, मैं पहले वो दिखा दूँ आप लोग को, क्या नाम है, जो पीवाईक्यू पिछले साल पूछा गया था। 1 मिनट, कहाँ गया, आई थिंक ये नहीं, ये है। गलत पीडीएफ ओपन हो गया। ये है डॉक्यूमेंट, हालांकि इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता क्योंकि वर्ड में खुल गया है। तो देखिए, इसमें जो पीवाईक्यू में पिछले साल 2025 का समरी है,
2025 का समरी है जो पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर भी मेंशन है, आप मिला सकते हो जाके जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो रीजनिंग है क्या इस टॉपिक से आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो कि हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका एनालॉजी हो गया, रिलेशन हो गया और फिर एसोसिएशन, इन सबसे 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी सीरीज से 3 क्वेश्चन आए थे। तो सीरीज से तो आता ही, हर साल आता है सीरीज से, 25 में से 2-3 क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। तो इन सब पर हमें ज्यादा फोकस करना है। सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट पैटर्न पर भी ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इस सब से भी आता है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी आया था क्वेश्चन, हर साल आता है ब्लड रिलेशन से वगैरह, देख सकते हो। ये तो खैर आपको कहीं भी मिल जाएगा। आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि आप किसी कहीं का बुक उठाओगे ना तो कहीं भी टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ है, बस खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके फिर उसके बाद क्या किया गया है कि पूरा का पूरा आपको दिखा दिया गया है। क्वेश्चन खाली क्वेश्चन दे दिया गया, आप रटो, रटते रहो, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया कि एक्चुअल में टॉपिक्स में क्या क्या होता है, इस टॉपिक को हम कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं, ये सब। ठीक है। और एनईपी के बारे में जरूर पढ़ के जाना। टीचिंग एप्टीट्यूड में एनईपी में मतलब एनईपी टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या क्या बोलता है, ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। करंट अफेयर में ये आपका वो सब टॉपिक है जो कि पूछा गया था, सब इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है। देन एनईपी से क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, इस साल भी आने के चांसेस है, हालांकि धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है लेकिन फिर भी पूछा जाता है एनईपी से। फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इस साल कौन किस पोस्ट के लिए कौन अपॉइंट हुआ, कौन किसने रिजाइन दिया, ये सब क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स से, खासकर आपके क्रिकेट से, स्पोर्ट्स में क्रिकेट आपका, फिर फुटबॉल एंड देन कबड्डी, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर नेशनल अवार्ड, जैसे इस बार जो नोबेल प्राइज वगैरह है 4 फील्ड में दिया गया, 4 फील्ड का जो नोबेल प्राइज उसको याद होना चाहिए किसको किसको दिया गया, फिजिक्स में किसको दिया गया, पीस में किसको दिया गया, जनरली पीस का ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी केमिस्ट्री का भी पूछ सकते हैं, फिजिक्स का भी पूछ सकते हैं, तो याद होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में किसे मिला, ये सब याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका है कहाँ गया, गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल डे, मतलब इस डे को जैसे पूछ लेंगे आर्मी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये सब डेज याद होना चाहिए। और ये सब जनरली कोशिश करना है कि जो दिसंबर से लेके, और आपके एग्जाम होते मई में होते हैं, दिसंबर से लेके मार्च तक का याद होना चाहिए। बाकी इसके पहले का याद है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन दिसंबर से लेके मार्च तक का याद होना चाहिए क्योंकि वो काफी क्लोज डेट होता है और जो पेपर बनता है उसी दरमियान बनता है। तो बनाने वाले जनरली वही क्वेश्चन डाल देते हैं। तो दिसंबर से लेके मार्च तक का डे याद होना चाहिए कि इस डे को ये होता है, इस डे को ये बनाया जाता है। फिर बुक और ऑथर का नाम कभी कभी पूछता है, कभी कभी छोड़ देता है, लेकिन इस बार आया था, बुक एंड ऑथर के नाम इस बार आया था। सर करंट अफेयर जो है वो कितने पुराने आते हैं, 6 मंथ के आते होंगे या फिर 1 ईयर के? इसका कोई सिलेबस नहीं है, जामिया में 2 साल पहले भी पूछ रखा है, 2 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ रखा है, तो हम कैसे बोलते करंट अफेयर उसे, वो तो जीके हो गया। हाँ 2024 का भी पूछ रखा है, तो हम उसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब वो कोई फिक्स नहीं है 2022 का 2021 का, तो इसलिए उसको जीके और जीएस दिया गया है। जीके और जीएस दिया गया है कि भाई ठीक है, जनरल नॉलेज भी हो गया और करंट अफेयर भी हो गया। ठीक है, तो जनरली आप कोशिश कीजिए जो रिसेंटली 6 मंथ के हैं 6 मंथ की याद होनी चाहिए, और यही टॉपिक से, बाकी और टॉपिक आपको नहीं देखना है क्योंकि इसी टॉपिक से 2025 में क्वेश्चन आए थे ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। हाँ, फुल फॉर्म जरूर याद करें, हर साल एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से देखने को मिल जाता है, वो भी स्टडी से रिलेटेड। चलिए अब आते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या है, आपका जैसे नेचुरल सॉरी नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज है, मैं जनरल नॉलेज बोलूँ, सब्जेक्ट नॉलेज है। तो सब्जेक्ट नॉलेज में जो नेचुरल साइंस है उसमें फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिससे इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैकेनिक्स, मोशन, लाइट, साउंड एंड हीट, इन सबसे क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री में मैटर, टाइप, देखिए और भी आए थे लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन थे। हम ही नहीं कहते कि और टॉपिक नहीं टच करना, लेकिन ये आपको ये टॉपिक एटलीस्ट इतना करके जाना है। इसकी करने के बाद अगर टाइम बच रहा है तो आप टाइम दीजिए, अदरवाइज आपको इतना तो टच करके जाना ही है। अगर इतना टच करके जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, सेल, ह्यूमन बॉडी, प्लांट और डिसीज वगैरह से आया था, एनवायरमेंट से आया था। वही अगर सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री में एशियंट, मेडिवल, फिर मॉडर्न इंडिया, इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। जियोग्राफी में आपका मैप, क्लाइमेट से तो हर साल पूछता है, क्लाइमेट और सॉइल से और देन एनवायरमेंट से, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर सिविक्स पॉलिटी की बात करें तो इसमें देखिए सब टॉपिक लिखा हुआ है कि राइट्स, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट्स एंड ड्यूटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको राइट एंड ड्यूटी से ही देखने को मिल जाएगा, तो राइट एंड ड्यूटी याद करके चले जाना। बाकी और छोड़ सकते हो लेकिन इसको मत छोड़ना, राइट एंड ड्यूटी को मत छोड़ना।
फिर अगर बात करें इकोनॉमिक्स से, तो इसमें जो है कि बजट से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बजट से रहेगा, और इंडियन इकोनॉमिक्स। बजट से इसलिए भी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि मार्च के लास्ट में बजट जो बनता है सब कुछ, तो और उसी के दरमियान पेपर भी बनता है, तो बजट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा से इक्वेशन आइडेंटिटीज, और ज्योमेट्री से आपको पढ़ना है ट्रायंगल, सर्कल, एरिया एंड मेंसुरेशन, और रीजनिंग से डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर के बारे में पढ़ना है। एंड देन लैंग्वेज, लैंग्वेज का कहीं भी सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने फिर भी बहुत मेहनत करके एक ही क्वेश्चन को रिव्यू किया है, तो वहां से निकाला है कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो लैंग्वेज में टेंसेस वगैरह पढ़ के जाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस वगैरह पढ़ के जाने हैं, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच ये पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और देन सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स ये आता ही है, आइडियम फ्रेज वगैरह ये सब आता ही है, तो इसको भी पढ़ के जाने हैं। एंड देन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो आपका नया ऐड हुआ है, जो आपका 151 से लेके 170 तक आपको दिखाई देगा। तो इसमें सेम वही सिलेबस है, जो ऊपर वाला है ना आपका लैंग्वेज का, सेम वही सिलेबस आपको मिलता जुलता दिखाई देगा। लेकिन ये क्या होगा, इसमें कॉमन होगा, ये जो आपको 36 से लेके 150 तक दिखाई दे रहा है, ये कॉमन होगा, ये आपका कॉमन होगा। लेकिन इसमें जो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी से पूछा जाएगा, उर्दू वालों के लिए उर्दू से पूछा जाएगा, क्योंकि उर्दू का ग्रामर थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, हिंदी ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो मैथ इंग्लिश ग्रामर वो थोड़ा सा डिफरेंट, सब में थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देखेंगे। लेकिन इसमें कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर वाला जो लैंग्वेज है उसमें कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपका अलग थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा पूरा आपका जो सिलेबस वगैरह है। अब आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मैंने कौन सा बुक बनाया है, उसको भी थोड़ा दिखा देते हैं कि कौन सा बुक बनाया है, और उसमें कितने नंबर आप क्वेश्चन है, कहाँ गया। आवाज जा रही है ना? यस सर आ रहे। अच्छा, टेलीग्राम ओपन करते ही टेलीग्राम का सब कंटेंट, अच्छा ये प्राइवेट हो, सॉरी प्राइवेट वाला ग्रुप है ना, इसके वजह से सब हाइड कर दिया है। चलिए देखिए, इस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर हो चुका है। ये आपका बुक है जो पीडीएफ के फॉर्म में उन्हीं को मिलेगा जो पेड करेंगे, ठीक है। ये उसका कवर पेज है, इसमें आप लोग भी बता सकते हैं, अगर कुछ चेंजिंग वगैरह करना होगा तो आप लोग आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम मेरा है। इसमें देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने कैसे डिजाइन किया है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, पहले इसके बारे में बताया कि एजुकेशन एंड पॉलिसी कमीशन क्या है, और ये बाइलिंगुअल है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ये यूजफुल है, आप देख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद जितने भी है लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो क्वेश्चन जो जामिया में पूछा गया है उसी के बेस पर बनाया है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। इन सब के बारे में है। अब कौन आ रहा है, अब तो खत्म, चलिए चलेगा। देन उसके बाद ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन भी कैसा रहेगा, हर टॉपिक से, जैसे आपका एजुकेशन पॉलिसी एंड कमीशन से, खाली इसमें एजुकेशन पॉलिसी एंड कमीशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और 50 क्वेश्चन होंगे, 50 to 100 क्वेश्चन, कहीं किसी में 50 है किसी में 100 है। पहले क्वेश्चन है, देन उसके बाद आपका आंसर है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जैसे इसमें 25 क्वेश्चन है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा छोटा था इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से देखने को मिल जाएगा टीचिंग लर्निंग एसोसिएशन। अब बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग को कैसे मैंने डिजाइन किया। तो देखिए, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग का ये हो गया, एंड देन उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि कोई अगर खुद से भी पढ़ना चाहे तो खुद से भी पढ़ सकता है। और रीजनिंग में हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन है, चाहे जो भी टॉपिक लिया है, हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन दिया गया है, और सभी क्वेश्चन यूनिक है, आपको ऐसा नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन दिखाई देगा। पहले क्वेश्चन है, देन उसका आंसर की है, आप आंसर की देखिए, और आंसर की नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कैसा है और इंग्लिश में कैसा है। तो दोनों मीडियम में मैंने बनाया, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप हिंदी में भी देख सके और इंग्लिश में भी देख सकें, और हर क्वेश्चन को बाइलिंगुअल थोड़ा सा एआई का मैंने यूज किया है ताकि मेरा टाइम बचे, और मैंने उन्हें क्वेश्चन दिया है भाई, इंग्लिश में मैंने बना लिया था, फिर हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एआई से कन्वर्ट किया है। तो अगर कहीं कुछ लगे कि यहाँ पर गलत कन्वर्ट किया गया तो मुझे आप बता सकते हैं मैसेज करके कि यहाँ पर एक गलत हुआ है, तो मैं उसे दोबारा, क्योंकि इसका वर्ड फाइल है तो वर्ड फाइल से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, जब एनी टाइम जब चाहो तब चेंज कर सकता हूँ। और सभी टॉपिक यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी टॉपिक मिलेंगे सबके 100 क्वेश्चन मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा डायरेक्शन सेंस स्टार्ट हो गया, डायरेक्शन प्रॉब्लम, इसके भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा 100 क्वेश्चन का। तो उस हिसाब से बनाया गया है कि आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हो, जिस मतलब बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं जैसे एक वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैं बना के डाल दूंगा यूट्यूब पर। लेकिन जो प्राइवेट क्लासेस चलेगी वो प्राइवेट क्लासेस यूट्यूब पर नहीं जाएगा, वो क्या रहेगा, वो टेलीग्राम चैनल पे ही रह जाएगा, और चैनल ऐसा है, रिस्ट्रिक्टेड है कि आप किसी को फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस वही लोग देख सकते हैं जो लोग उस ग्रुप में हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछना है आमना अर्ज? सर मैं ये कह रही हूँ, ये बुक हम आवाज ब्रेक सर कर रही आवाज है। आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जी जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस बुक को अलग से परचेज करूंगी या फिर अगर मैंने पेड बैच ज्वाइन किया है तो मुझे अरे मतलब सब ये उसी बुक। में है। मैंने क्या बता दी, जो 499 है, 499 है, ये सिर्फ आपका पीडीएफ जी का जी। ही प्राइस है, ये सिर्फ आपका पीडीएफ जो मटेरियल उसी का है। वो तो मैं ओके। एक तरीके से कम्प्लीमेंट्री में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। बाकी अगर मेरे पास टाइम नहीं मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दूं। लेकिन मैं इसीलिए ना सबका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सबका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, क्योंकि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है, कल क्या होने वाला है किसी जी को नहीं पता है। तो इसलिए अगर मैं रहूं ना रहूं, आप इसके एक्सप्लेनेशन से देखो। और एक बात और अच्छी है कि यहाँ पर लॉजिक वगैरह की वगैरह सर आप सब यही कुछ है। हो, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं बता रहा हूँ कि वैसा अगर कुछ हो जाए तो उसके बाद तो सब कुछ आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एक अप्रोच क्या होता है, देखो यहाँ पर अप्रोच भी दे दिया है कि किस अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है। जितना मुझे समझ में आया मैंने सब कुछ इस पीडीएफ में डाल दिया, क्योंकि 1.5 महीने 1.5-2 महीना लगा, 1.5-2 महीने में मुझसे इतना ही पीडीएफ बन पाया है। मैं और धीरे धीरे और टॉपिक को मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा मैं बता दूंगा कि कंप्लीट हो गया। अभी मेरा जो रीजनिंग का 2-3 टॉपिक बच गया है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सीधे चला जाऊंगा साइंस पर, क्योंकि साइंस का थोड़ा सा जो एरिया है वो लिमिटेड है, तो साइंस पर वर्क करूंगा। देन उसके बाद एसएसटी थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए एसएसटी को भी छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आपका एसएसटी पर चलूंगा। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो लैंग्वेज बच जाएगा। लैंग्वेज तो ही रिपीटेड ही आता है, तो लैंग्वेज का फिर भी कोशिश करूंगा कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। एटलीस्ट 5000, सॉरी 500, एटलीस्ट कम से कम 500 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे। लेकिन मैं मान के चला कि 500 से 1000 के बीच में क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलेंगे, इससे कम तो नहीं होने वाले। इतना एश्योरिटी ले रहा हूँ कि अगर जिसने पीडीएफ कर लिया उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, श्योरिटी से होने वाला है, लेकिन डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाहर किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक कोई ऐसा बुक नहीं है कि मतलब कि क्या है, क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से ही लिए गए। सारे 5-6 साल का पेपर मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आगे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वही मैंने दिया। जैसे इंटरव्यू का जब मैंने इंटरव्यू वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि खासकर स्पेशल एजुकेशन की, तो ये सब कुछ पूछ सकते हैं। तो लोगों ने, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि ये तो एमएड का पार्ट है, एमएड में पूछा जाता है। लेकिन जब इस बार जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो पूछा, ये सब बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए थे कि अगर आपको वीआई वालों को पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाओगे, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे पहले नहीं पूछे जाते थे, इसलिए जो पहले के स्टूडेंट तो बता रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन इंटरव्यूअर का कुछ भी मूड हो सकता है। वैसे जामिया वालों का भी अगर पेपर पैटर्न थोड़ा हार्ड करना हो तो भी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड, तीनों मीडियम के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया, मैंने जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। और आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बस आप लोग के क्वेश्चन के जवाब देंगे, फिर उसके बाद और ओरिएंटेशन क्लास को ही ब्रेक कर देंगे, क्योंकि लगभग लगभग 1 घंटे हो गया। सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, सर आवाज आ रही जैसे है। लास्ट सर जैसे लास्ट टाइम में मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी डन था। और सर जैसे मैं एग्जाम से एक दिन पहले जो चीज़ हुआ मेरे साथ, मैं पहले बार सोया नहीं। जैसे पेपर देखा तो पेपर को इजी लगा, बट मैं पूरा हम्म। अटेम्प्ट नहीं कर पाया। 101% अटेम्प्ट किया था बस। तो सर देखिए, एक इसमें। तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, इसका मतलब 100 के 100 करेक्ट होने चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, देखिए सीटें कम है, सीटें तो खैर सभी का कम है, लेकिन जनरल में थोड़ा सा और, क्योंकि जनरल वालों के साथ ये मसला हो जाता है, क्योंकि वो मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही वो और किसी कैटेगरी से, क्योंकि जामिया माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, तो सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी ही मिलता है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए बस यही बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट अगर 100 क्वेश्चन बन रहा है, अगर उनको लग रहा है कि 100 सही है तब तो छोड़ दो, नहीं तो पूरा 170 में 170 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ।
170 में 170 सॉल्व करके आओ, क्योंकि नहीं बन रहा है तो इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप एश्योर हो कि मेरा 100 में 100 करेक्ट है, या फिर 100 में चलो मान लेते हैं कि 100 में 95 भी करेक्ट है, तो भी आप छोड़ दो, इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इंटरव्यू सर के इस लिए बार कॉल। हाँ। सर मैंने इस बार कट ऑफ देखा, हम्म पिछले साल के मुकाबले, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है तो जनरल में हम्म। 3 का ही फाइनल लिस्ट में नाम आया, कट ऑफ 126 गया था, हाई गया हाँ था तो इस वही, बार। वही है। और ये हाई इसलिए गया था क्योंकि इस बार जो 20 क्वेश्चन आपके मीडियम वाइज से आ गए थे ना, 20 क्वेश्चन मीडियम वाइज से आ गए थे। जिसने हिंदी सप्लाई किया होगा, हिंदी के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो इसमें इसकी वजह से हाई थोड़ा जा रहा है। हमने क्या बोला था कि इस बार कटा पहले की तुलना में थोड़ा सा हाई जाएगा। हाँ, हमने ये भी स्पेशल का बोला था कि लो जाएगा। हमने स्पेशल का, चाहे एलडी हो चाहे वीआई हो, आप दोनों जाके देख सकते हो, मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, स्पेशल का भी पड़ा हुआ है और जनरल का भी पड़ा है। जनरल का बोला कि थोड़ा सा स्लाइटली हाई जाएगा, और इनको बोला था कि लो जाएगा, लो गया भी। इसमें इसलिए लो गया क्योंकि पैटर्न चेंज कर दिया था, इसलिए लो गया है। हालांकि पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं था, पेपर का लेवल एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इजी था, लेकिन एलडी और वीआई का कट ऑफ थोड़ा सा लो गया था पिछले साल के मुकाबले, बस इसलिए क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। और क्योंकि कुछ बच्चों को एक ही में पेपर मिल गया था, पहले एलडी दे दिया था, उन्होंने वीआई से अप्लाई किया था, तो उसमें कंफ्यूज हो गए कि मैंने तो एलडी से अप्लाई किया था, देख के हाइपर हो गए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ मार्क्स उनके चले गए होंगे। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी। जी जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो सर पेड कोर्स होगा तो सर उसमें सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड होगा या लाइव क्लास भी चलेगा? लाइव क्लास भी चलेगा, आपको बोला गया ना, 9:15 से क्लास चलेगा। ओके सर। नहीं, जैसे सर अभी 9 बोले कि पीडीएफ। नहीं, हमने बोला पीडीएफ का प्राइस है, ये जो प्राइस आपसे 499 लिया जा रहा है सिर्फ पीडीएफ का। पिछले साल 3000 रुपीज था, ओनली सिर्फ लाइव क्लास दिया था, पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं दिया था, खाली जो पढ़ा था तो वही दे दिया था। लेकिन इस बार हमने कहा कि ज्यादा सिलेक्शन और ज्यादा सिलेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए 499 कर दिया, ताकि आप लोग आसानी से परचेज कर सको। बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है। जी सर। और पीडीएफ इसलिए दे दिया ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ते रहो, सिर्फ मेरे भरोसे मत बैठे रहो, खुद से भी पढ़ते रहो, क्योंकि सिलेक्शन जो भी है आपकी मेहनत करवाती है। कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं चाह जाओ। सर तो और मेन मेहनत करने के बाद ना हो तो? हो ही नहीं सकता, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन सर मैं होगा, कोई लास्ट बात टाइम मैंने अपने से शुरू किया था, हाँ। 1.5 महीने करे मैंने, पूरा चांस दिया था। होता है कब, कुछ देखिए, मेहनत और किस्मत दोनों साथ देना चाहिए। सर मेहनत आप बेकार नहीं जाता है, इस बार आप काम आ जाएगा देखिए, भाई। आप देखो, ये सिलेबस ऐसा है ना, आप सीयूईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सीयूईटी का भी तो सिलेबस है, रीजनिंग वगैरह सेम है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड सब में पूछ रहा है, इस बार शायद इस साल नहीं पूछा था, क्या पता अगले इस साल जो 2026 में जब प्रोस्पेक्टस है तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाए। पिछले साल टीचिंग एप्टीट्यूड शायद हटा दिया था, पता नहीं क्या सोच के अब बीएड का कोर्स करा रहे हैं, अब टीचर बनवाने जा रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड आपने नहीं डाला है, तो पता नहीं क्या सोच के हटा दिया था। लेकिन फिर भी आप ये सब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। सर जी, एक क्वेश्चन और था सर, जैसे मैं ना इस बार एमए ना डिस्टेंस से जामिया से फॉर्म भर दिया हूँ और पैसा ठीक भी पे कर दिया हूँ, और ठीक है। अगले साल अगर बीएड हो गया मैं भी तो बीएड कर लूंगा, तो दोनों डिग्री एक साल के आगे पीछे मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना फ्यूचर में? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीयूटी में साफ साफ बोल दिया कि एक डिस्टेंस एक रेगुलर सब कर सकते हैं, या तो दोनों डिस्टेंस होना चाहिए, या तो एक डिस्टेंस एक रेगुलर, दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर बस इसी बीच में ना अभी एमए का निकला था तो फॉर्म भर दी। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। देखिए, वही दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए, अगर दो रेगुलर कोर्स है तो वहाँ प्रॉब्लम करेगा, एक डिस्टेंस और एक रेगुलर है तो चल जाएगा। सर क्या सर जो डीयू में ये बीएड होता है उसका सिलेबस जामिया से मैच करता है या उसका पूरा डिफरेंट है? अब देखिए, वो डीयू का, पहले डीयू अपना अलग लेता था, अब सीयूटी लेता है, सीयूटी के बेस पर ही आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बेस पर जो आपका मेरिट बनता है, जो आपके मार्क्स आते हैं, उसके हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो फिलहाल सिलेबस तो मिला जुला के मतलब 20% डिफरेंट है, 80% सेम है, 20% डिफरेंट है। और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड हटा दे तो फिर वही आपका, और मान लेते हैं कि 50% सेम है, 50% डिफरेंट हो जाएगा, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड हटा लिया जाए तो। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को इंक्लूड कर दिया जाए तो वही सर 80% सेम आपको दिखाई देगा। डीयू में भी मैथ रीजनिंग ये सब है? आता है, आता है। सर मैं बताऊं,
जी बोलिए। सर डीयू में ना 3 पोर्शन है, सीयू क्यूपीयू 3 जिसके अंदर बीएचयू होता है और इसमें सिर्फ ना मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज होता है, और सीयू क्यूपीयू 4 होता है वो जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के है ना सब उनके लिए होता है। हाँ, तो उसमें कई सारे कोड है, आपका 4 है, 5 है, 6 है। 4 तो में जैसे मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है तो मैं 4 में आऊंगा हाँ, जहां 4 तक। में आएंगे। 4 में आओगे, जैसे पेपर दोगे तो उसके अंदर आपको ना मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे और उसके नहीं, मैथ का इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, देखो देखो, अभी तक इकोनॉमिक्स आएगा। 2 साल तक 2 बार सीयूईटी हुआ है, 2 बार सीयूईटी हुआ है, और दोनों बार जो सिलेबस है डिफरेंट है, दोनों बार सिलेबस डिफरेंट आपको देखने को मिला है। तो इस बार देखना है कि इस बार के प्रोस्पेक्टस में क्या लिख रहा है। इस बार कोई कुछ क्लियर कोई नहीं बता सकता कि इतना ही सिलेबस आएगा, क्योंकि पहली बार में कुछ और सिलेबस पूछा था, दूसरी बार में कुछ और पूछ लिया है। और इस बार हाँ मैंने एक चीज गौर किया है, जैसे जेएमए का पेपर है ना वो हाँ सीयूटी के मुकाबले आसान होता है। हाँ, अब वो बट तो है। इसमें ना, अब बट मैंने ये गौर किया है ना, जैसे कि हमारा सीबीटी मोड में था तो कंप्यूटर बेस्ड था तो उसमें फटाफट हो जाता है, उसमें हम ऑप्शन होता है कि सही है गलत कर सकते हैं, पर इसमें जैसे आप सर्कल करने जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ऑफलाइन में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। ऑफलाइन में है कि आपके पास हाथ में पेपर होते हैं तो आप खोल के आगे पीछे कहीं भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें। तो इसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। और टाइम भी तो उसी हिसाब से 3 घंटे दिया जा रहा है आपको। सीयूटी में टाइम वो आपका कम है, तो वो भी तो देखना है। सर चलिए, और किसी। क्वेश्चन का रेशियो भी तो कम है ना, जैसे कि इसमें हाँ, तो फिर 170 ठीक है। आता है, इसमें नहीं, सीयूटी में 75 आता है और इसमें आता है 170। अच्छा, वो 25 नंबर हटा दिया ना, ठीक ठीक ठीक। तो ये दोनों देखिए, पहली बार 100 पूछा था, दूसरी बार 75। अब इस बार देखते हैं कि इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे अभी। तो अभी छोड़ ही दीजिए सीयूटी का, अभी पीवाईक्यू ही सर कहिए मेरा एक सीयूटी क्वेश्चन को। था। हाँ सर ये जामिया में जो एंट्रेंस होते हैं बीएड के लिए वो 3 तरह के होते हैं ना, एक तो जनरल वालों के लिए होते हैं, एक स्पेशल वालों के लिए होते हैं और एक नर्सरी वालों के लिए होते हैं। जी जी। तो सर मैं चाह रही थी कि मैं तीनों का फॉर्म भर दूं, कहीं कोई एक निकल जाए। तो मतलब तीनों के सिलेबस सेम होंगे? सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेवल बस थोड़ा सा गिर जाता है, लेवल आपका थोड़ा सा लो हो जाता है। अगर हम बात करें आपका देखिए, जो सबसे ठीक ठाक लेवल आपको दिखाई देगा वो आपका जी, जनरल का ही दिखाई देगा। और यस। जो आपका स्पेशल है, स्पेशल में आपका मैथ वगैरह, साइंस वगैरह कम पूछा जाता है। उसमें रीजनिंग होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, करंट अफेयर होता है। ठीक अच्छा, है। और आपका जो नर्सरी का पेपर है वो रहता है आपका उसमें जैसे दोनों बीएड में 170 मार्क्स आता है क्वेश्चन, बीएड जिसका कोड है B22, जिसे हम बीएड जनरल के नाम से जानते हैं। यस सर, B23 और B24, ये यस आपका सर, स्पेशल है, ये आपका नर्सरी है। यस सर। तो स्पेशल में आपका 70 क्वेश्चन आता, एक मिनट, 85 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी 85 होता है। ठीक है, 85। इन दोनों का वेटेज 15-15 मार्क्स का जो वेटेज है इंटरव्यू का होता है, 15-15 मार्क्स का वेटेज इंटरव्यू का होता है। और यस, वही डीएलएड का भी, जब इतना दे रही है तो डीएलएड का भी अप्लाई कर दीजिएगा। ओके सर। डीएलएड सर डीएलएड मैं ये में भी कह रही थी कि ये तीनों एग्जाम्स जो है वो मई में ही होते हैं, नर्सरी वालों के भी और जनरल सबका वालों के सबका मई में होता है, और हो सकता है कि मई से पहले जून, अप्रैल अप्रैल के लास्ट में भी हो जाएगा। अप्रैल के लास्ट में 1-2 क्वेश्चन एग्जाम ले लेते हैं, लेकिन जनरली मई में ही होते हैं। और डीएलएड में भी 170 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और डीएलएड और बीएड दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर हो जाता है आपका इसके सब्जेक्ट का। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कह रहे हैं कि डीएलएड एंड बीएड B22 का सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। बस थोड़ा सा ओके, सब्जेक्ट का डिफरेंस हो जाता है कि किस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है। इसमें बीएड स्पेस जो डिस्टेंस है B99, इसके जैसा सिलेबस इसका है, स्पेशल डीएलएड का, B99 का। कि जैसे आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया है तो 20 क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वही समझ लीजिए कि जैसे इसमें लैंग्वेज ओरिएंटेड कर दिया है, और इसमें लैंग्वेज की जगह यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड पूछता है। और एक खास जैसे बात मैंने इसमें डीएलएड। ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है, मेरा ऑनर्स पेपर जो था वो इंग्लिश था, तो मैं लैंग्वेज में मतलब उर्दू या हिंदी डाल सकती हूँ? क्या क्या दोबारा पूछेगा। जैसे मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट जो था वो इंग्लिश था, मैंने हाँ, इंग्लिश से किया है, नहीं तो तो लैंग्वेज में
उर्दू आप पेडागोजी क्या रखना चाहते हो? देखिए ऑनर्स आपका जब इंग्लिश है तो इंग्लिश ही पेडागोजी होगा आपका मेन पेडागोजी, यस क्योंकि यस ऑनर्स ऑनर्स जो है, तो आप हिंदी और उर्दू से अप्लाई नहीं कर सकती, आपको इंग्लिश से ही अप्लाई करना पड़ेगा। इंग्लिश से ही अप्लाई करना होगा। हाँ इंग्लिश से ही अप्लाई, मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा। यस सर। ठीक है। और प्लस उसके बाद इसमें बता रहा था क्या नाम है, हाँ डीएलएड, डीएलएड में है कि अगर आपने मतलब अगर उर्दू मीडियम से अप्लाई किया तो सारे क्वेश्चन आपको उर्दू में मिलेंगे। ये थोड़ा सोच समझ के खासकर डीएलएड में अप्लाई करना। अगर उर्दू मीडियम से अप्लाई किया तो सारे के सारे क्वेश्चन, डीएलएड में किसी भी मीडियम से अप्लाई कर सकते हो आप, डीएलएड के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आप क्या ऑनर्स किया है, तो क्योंकि जो डीएलएड आफ्टर 12th होता है, आफ्टर 12th होता है, तो आपका ग्रेजुएशन में कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो मैटर नहीं करता, 10th में वो सब्जेक्ट और 12th में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर हिंदी से अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, अगर उर्दू में अप्लाई किए तो सारे क्वेश्चन उर्दू में रहेगा। इंग्लिश का यहाँ पर कुछ होता नहीं है रूल। हाँ पूछिए। जी सर, मैं बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने पीडीएफ बनाया ये कंप्लीट हो चुका है या इसमें और भी कुछ बाकी है? इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया, रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद साइंस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं ये नहीं चाहता कुछ भी उठा के आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे दूं। मैं एक थोड़ा सा जी वही पर काम चल रहा है, देख लूँ कि 5-6 सालों में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कि उसी के बेस पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकूं, ताकि आप लोग पढ़ के आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो अभी धीरे धीरे काम कर चल रहा है, जी लेकिन जी हाँ एक्चुअली देख के बहुत जल्दी बहुत मिल जाएगा। जी जी हाँ, मतलब मुझे देख के ना बहुत ये लग रहा है, बहुत अच्छी बुक लग रही है, बहुत अच्छी ज्यादा देखिए बुक लग रही है। इतने में इसलिए मैं ही आपका 300 सोची थी कि 304 पेज ले लिया है, 304 पेज में तैयार हुआ है, खाली वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो अगर पढ़ने जाओगे तो आपको मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी साइड बुक की जरूरत नहीं जी पड़ेगी। अब देखो हर क्वेश्चन का आपका जी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी जी सर जी जब क्लास स्टार्ट होगा कितने तारीख से था सर? 25? 25 से जी। तो सर क्या पहला क्या रहेगा सब्जेक्ट में? सोशल साइंस, साइंस, रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? देखिए पहले जो स्टार्ट मैं करता हूँ, रीजनिंग एंड मैथ पहले कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, इस टाइम टेकिंग है, टाइम ज्यादा लेता है। तो इसमें और समझ में भी बहुत कम आता है लोगों को, इसके क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, तो पहले इसी को पढ़ाना है, ताकि एक क्वेश्चन जिसका अगर रीजनिंग में 25 में से अगर 20 क्वेश्चन कर लिया तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, 25 में से अगर 20 क्वेश्चन कर लिया तो। क्योंकि बाकी क्वेश्चन यहाँ से आपका एक सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो टाइम मैनेजमेंट यही करता है आपका। अगर जितना कम टाइम में आपने इसको सॉल्व कर लिया, बाकी और टॉपिक को सोचने और समझने का आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें फंस गए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 मिनट तक ले लेते हैं, और उसमें हमारा दिमाग होता है खराब, फिर होता है यहाँ से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। जब फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके चले आते हो। सर वीक में कितने दिन क्लास होंगे? अभी तो वही है, मंडे टू फ्राइडे। ओके सर। मंडे टू फ्राइडे है, बीच में अगर कोई काम आ गया तो उस दिन उसका क्लास देख लेंगे अगले दिन। पैसा पे कहाँ करना होगा सर? ये कैसे होगा ज्वाइनिंग? मुझे कुछ इसमें समझ नहीं। टेलीग्राम ग्रुप में है ना आप? हाँ अभी आ गया मैं। हाँ ठीक है, फिर वही आपको क्यूआर कोड अभी जस्ट भेज दूंगा, आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, देन उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन ऑफलाइन किसी भी को? क्लास होते हैं सर या सिर्फ एंड ऑनलाइन ही सर होता है? क्लासेस नहीं, ऑफलाइन तो फिलहाल मैं दिल्ली छोड़ चुका हूँ ना, दिल्ली में था तो ऑफलाइन क्लास लेता था, अभी फिलहाल ऑनलाइन क्लास ही चलती है। अभी कहाँ हो सर आप? अभी बनारस में हूँ, अपने होम टाउन। चलिए और एंड सर पूछिए। क्लासेस जो वो यूट्यूब पर हाँ। होंगे या फिर गूगल मीट पर? देखिए गूगल मीट पर होगा, और उस गूगल मीट को रिकॉर्ड करके आपके टेलीग्राम चैनल पर ही भेज देंगे, ताकि जिसका छूट जाए वो टेलीग्राम पर बाद में भी उसे देख सके। गूगल मीट, क्योंकि अच्छा, देखिए मतलब वो यूट्यूब पर यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी ना? नहीं, यूट्यूब पर क्यों अपलोड करूंगा, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो फिर प्राइवेट और जी जी फ्री वाले में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा फिर। डिफरेंस अब क्या रह ऐसे भी जाएगा, सही अपलोड बात है। करने का फायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि अपलोड कर रहे हैं कुछ लोग देख ही नहीं रहे, या तो हो सकता है कि मैं बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, इसकी वजह से लोग नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे रीजन है यूट्यूब के क्राइटेरिया। सर चलिए मेंबर और भी तो हाँ बीएड वाले बस कम है ना इसका? ना ना है, बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप, मैं कंटिन्यूअस नहीं हूँ यूट्यूब पर, कंटिन्यूअस बनाता वीडियो कुछ भी बनाता रहता तो लोग आते हैं, अब कंटिन्यूअस नहीं हूँ ना, इसकी वजह से। और स्टार्ट मैंने किया था आईआईटी के वीडियो से बनाना, आईआईटी का जेई की तैयारी कर सर रहा था, अर्निंग अब हुआ कुछ?
कुछ तो अर्निंग का स्क्रीनशॉट मैं भेज चुका है ग्रुप पर, आप देख लीजिए अर्निंग क्या हुआ है क्या नहीं, आप लोग को मालूम मिलेगा। अर्निंग का सब कुछ स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को शेयर करता रहा हूँ ग्रुप पर, यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाना सही नहीं लगता है, लेकिन ग्रुप पर मैं शेयर कर सर तो देता हूँ। आप कंटिन्यू एक्टिव नहीं रहोगे सर, ना? बस हाँ हेल्प हाँ हाँ। रहे। चलिए यानी आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से अलविदा लेते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो खैर ये तो यूट्यूब पर जाएगा, तो यूट्यूब पर पूछ सकते हो। बाकी बस यही वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। अब बाकी जो मैराथन वगैरह होगा, क्वेश्चन वगैरह होगा, वो सब होगा। और यूट्यूब पर जो भी क्लासेस वगैरह मिलेगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे उसमें, टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे उसमें, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। और बाकी आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे, मंडे सैटरडे और संडे, इन 2 दिन आपका क्विज चलेगा। इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैटरडे संडे को क्विज जो होगा उसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्योंकि वो क्विज ग्रुप जो हम लोग का बना हुआ है उसी में क्विज रन कराएंगे, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं।